ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इंसुलेशन का आपस में कोऑर्डिनेशन का होना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि अगर प्रॉपर इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, और इस तरह बस बार हो गए, तो ये सर्किट ब्रेकर्स हो गए, तो इनके डैमेज होने का खतरा है। सही। तो प्रोटेक्टिव, द डिवाइसेस टू बी प्रोटेक्टिव, वो भी डैमेज हो सकते हैं, और जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इटसेल्फ हैं वो भी हो सकते हैं। यानी इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड की इन एग्जांपल ट्रांसफार्मर है, और प्रोटेक्टिव डिवाइस इटसेल्फ जो है वो न्यू सर्किट ब्रेकर है। सही है। सो इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, सही है। द स्टडी of choosing right insulation level or determination of insulation level. Right? So insulation coordination is the study of choosing right insulation level. यानी इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन में हम ये पढ़ेंगे कि किस इक्विपमेंट की कितनी इंसुलेशन लेवल होनी चाहिए, ठीक है, केबल्स के लिए कितनी इंसुलेशन लेवल होनी चाहिए, यानी कोई इक्विपमेंट किस किस्म के ओवर वोल्टेजेस का सामना कर रहा है, तो उसको उस हिसाब से प्रोटेक्ट करना होगा। यानी अगर कोई, अगर फॉर एग्जांपल आउटडोर है स्विच यार्ड्स में, तो सारे इन आउटडोर, एक इनडोर सबस्टेशंस भी हैं, मगर हम आउटडोर की एग्जांपल ले लें तो वो यदि लाइटिंग जो वो हैं सर्जिस हैं वो फेस करती हैं, तो अब इनकी जो इंसुलेशन लेवल है वो लाइटनिंग के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंडोर है तो उसमें जो है ये स्विचिंग सर्जिस होंगी, तो वो जो है ये स्विचिंग सर्जिस के हिसाब से ओवर वोल्टेजेस काज होंगे, और उसकी जो है ये इंसुलेशन उसके हिसाब से होगी, ठीक है। और आपको ये भी पता है, चूँकि हम हाई वोल्टेज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि the level of insulation increases with the voltage an equipment can withstand। सही। जो इक्विपमेंट या डिवाइस जितने वोल्टेज को विथस्टैंड कर रहा है, ठीक है, उस उसी हिसाब से उसकी जो इंसुलेशन लेवल है वो बढ़ेगी। यानी 500 केवी लाइंस को आप देख लें, उसमें जो इंसुलेटर्स लगी होती हैं वो बहुत बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा यानी क्वांटिटी के होते हैं, यानी पूरी स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स होती हैं उसमें, ठीक है। अब अगर आप 220 केवी तक आ जाएं, तो उसमें जो इंसुलेशन लेवल है वो उस हिसाब से कम है, ठीक है। अब अगर आप 132 की तरफ आ जाएं, टू, या बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे आप आ जाएं, घरों के साथ अपने जो स्ट्रीट ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें जो फीडर लाइंस हैं या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल वो शेकल इंसुलेटर लगा हुआ होता है, जो कि यानी एक सिंगल इंसुलेटर होता है। इसके मुकाबले 500 केवी में आपने एक स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स देखी थी, यहाँ पे एक सिंगल इंसुलेटर है। तो वो इस वजह से है कि यहाँ पे वोल्टेज कम है, तो जब वोल्टेज कम होगा तो इंसुलेशन लेवल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी, और जितना वोल्टेज ज़्यादा वो विथस्टैंड कर रहा है तो उतनी उसकी इंसुलेशन लेवल भी ज़्यादा होगी, ठीक है। A field of high voltage engineering which aims at achieving best cost and technical compromise, best cost and technical compromise between protection of personnel and equipment against over voltages, ठीक है। तो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में जो है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का मकसद ये है कि आप कॉस्ट और टेक्निकल दोनों हिसाब से आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ये नहीं है कि आप जिस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन पे इतना खर्चा आ रहा है कि
से तो वो जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सस्ता है। तो इस तरह भी नहीं, देयर मस्ट बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन the insulation level for the protection for the insulation level of the equipment to be protected with the protective device। ठीक है। तो यानी आप इस जो ट्रांसफार्मर जो बुशिंग्स लगा रहे हैं वो बुशिंग्स इतने महंगे हैं कि उससे तो ट्रांसफार्मर सस्ता पड़ता है। तो दिस इज अनडिजायरेबल। ठीक है। तो देयर मस्ट बी अ कम्प्रोमाइज। ठीक है। और जो दो किस्म की और वोल्टेजेस के सोर्सेज हैं, एक इंटरनल सोर्सेज हैं, एक एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। तो दोनों जो है ये डिस्टरबेंस काज करती हैं और दोनों के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन ज़रूरी है। सो जो एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज है उसकी एग्जांपल लाइटनिंग है, और इंटरनल ओवर वोल्टेज की जो है वो स्विचिंग सर्विस है। ठीक है। यदि आप बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये स्विचिंग है और इसकी वजह से जो है इन ओवर वोल्टेजेस वो हार्मोनिक्स काज हो सकते हैं। ठीक है। These two sources of over voltage frequently attack the electrical insulation। ठीक है। ये दोनों जो है क्योंकि ओवर वोल्टेज हैं, ये भी ओवर वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज के सोर्स है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए आपने प्रॉपर इंसुलेशन लेवल की सिलेक्शन करनी है, उसकी डिटर्मिनेशन करनी है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। ये नहीं है कि बस खुद से अपने आप से कोई भी इंसुलेशन लेवल आपने लगा दिया, तो इस तरह नहीं है। ठीक है। The selection of suitable values for the insulation level of the various component in any electrical system and their arrangement in a rational manner is called insulation level। ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने suitable selection करनी है, ठीक है, और फिर उसकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है। यानी कौन सा इंसुलेटर पहले लगेगा, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा लगेगा, फिर तीसरा। तो इसकी जो तरतीब है, इसकी जो अरेंजमेंट है वो भी और उसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है। और इंसुलेशन सुटेबल सिलेक्शन है उसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है। इंसुलेशन लेवल ऑफ एन apparatus, it is defined as that a combination of voltage values, power frequency and impulse frequency which characterize its insulation with regard to its capability of extending the dielectric stresses। सही है। हर एक जो इंसुलेटर है उसकी एक अपनी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस होती है। ठीक है। तो आपने उस हिसाब से जो इंसुलेटर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो अकॉर्डिंग टू द पावर फ्रीक्वेंसी और इम्पल्स फ्रीक्वेंसी दोनों की आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। ठीक है। यानी जो वो वोल्टेज है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आपको पता है कि 50 हर्ट्ज ही है, और इम्पल्स फ्रीक्वेंसी जो है यदि जो हार्मोनिक्स होंगी या जो लाइटनिंग है तो वो भी इम्पल्स वोल्टेज है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी विथस्टैंड कर सके। तो इसलिए जब इंसुलेटर के टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें एक टेस्ट फ्रीक्वेंसी टेस्ट भी होता है। सही। ऑब्जेक्ट क्या है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के पढ़ने का, वो ये है कि टू insulate the electrical installations against poor voltage using protective devices। ठीक है। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की मदद से आपने इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस को जो है वो इंसुलेट करना है। सही। to determine the sufficient insulation level for various components to obtain uniform withstand both in normal and over voltage case। ओवर वोल्टेज केस हो या नॉर्मल केस हो, दोनों केसेस में आपने इंसुलेशन लेवल की एक प्रॉपर सिलेक्शन करनी है, इंसुलेशन लेवल की डिटर्मिनेशन करनी है। ठीक है। जो कि नॉर्मल हालत में भी उसको विथस्टैंड कर सके और ओवर वोल्टेज केस में भी विथस्टैंड कर सके। ठीक है। तो यानी किन किन की हो सकती है इंसुलेशन लेवल की सिलेक्शन, इंसुलेशन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, इंसुलेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। आपको पता है सर्किट ब्रेकर में जो आर्क पिंचिंग होती है तो इसमें जो वो यूज होता है, तो वो आर्क पिंचिंग जो है यानी वो एक इंसुलेशन आप उसको लेवल कह सकते हैं उसको। ठीक है।
यानी अगर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑयल जो है वो उसकी इंसुलेशन लेवल की बात करें। इंसुलेशन ऑफ बस सपोर्ट्स, ठीक है। टू इंक्रीज द इंसुलेशन स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस, ये एक ऑब्जेक्टिव है। टू इंश्योर सेफ ऑप्टिमाइज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि सेफली जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि बीच में इक्विपमेंट को भी नुकसान ना हो, जो ऑपरेटर है उसको भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो इंसुलेशन इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, कि दोनों जो है वो सेफ रहे। अच्छा, कंसिडरेशन फॉर इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, किन किन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए, सही है। तो ओके, सो द लेवल ऑफ पॉसिबल ओवर वोल्टेज अकरिंग ऑन सिस्टम मस्ट बी नोन, ठीक है। जो पॉसिबल ओवर वोल्टेज अगर होना है किसी भी इक्विपमेंट पे, अगर वो, अभी मैंने आपको मिसाल दी, अगर वो आउटडोर है तो आपने जो है ये नहीं, जो एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज है उनको कंसिडर करना है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू फॉल द लाइटिंग ऑन दैट इक्विपमेंट विच इज़ प्लेस्ड आउटडोर। सो आपने पॉसिबिलिटी देखनी है, ठीक है। इफ इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड indoor, so there is no possibility of filing the lighting on these equipment. So there are some other possible over voltages for the indoor equipment, okay। So the level of possible over voltage occurring on the system जो है वो known होनी चाहिए। Sensitive पॉइंट्स ऑफ पॉसिबल ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो यानी किस किस पॉइंट पे, यानी पूरा एक स्विच यार्ड है तो कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट है पूरे स्विच यार्ड में जो कि सेंसिटिव हैं और द पॉसिबल ओवर वोल्टेज। तो सेंसिटिव पॉइंट्स का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यानी किस पे पहले लाइट नहीं गिर सकती है, किस में बाद में, ठीक है। यानी कौन सा जो है पहले डैमेज हो सकता है, तो इसलिए आपने प्रायोरिटीज भी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो जो हाई सेंसिटिव पॉइंट होगा तो वो हाई प्रायोरिटी इंसुलेशन लेवल कहलाएगा। इस तरह जो सेकंड सेंसिटिव होगा तो इस तरह होगा, ठीक है। यूज ऑफ द राइट प्रोटेक्टिव डिवाइसेस व्हेन एंड वेयर नेसेसरी, ठीक है। आप यानी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस तो बहुत से हैं, सर्किट ब्रेकर भी है, फिर सर्किट ब्रेकर में भी बहुत सी टाइप्स हैं। एयर सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये इस तरह फ्यूजेस हैं, आइसोलेटर्स हैं। तो आपने कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाना है और किधर जो है वो लगाना है, ठीक है। तो बाज़ जगह ऐसी होंगी कि जिधर जो है यानी फ्यूजेस इकोनॉमिकल पड़ेंगी, बाज़ बाज़ जगहों पे जो है यानी तो रिलेज हैं, ठीक है, या जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो कारामद होंगी। तो आपने राइट प्रोटेक्टिव डिवाइस का सिलेक्शन करना है, ठीक है। Correct over voltage withstand level of insulation must be chosen for various system components, ठीक है। तो जो ओवर वोल्टेज लेवल है वो भी आप लोगों ने चूज करना होगा। यानी हर एक आप लोगों ने कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए ये, इसके लिए ये है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आप लोगों ने इंसुलेशन उसको प्रोवाइड करना है, सही। इकोनॉमिक्स का आप लोगों ने ख्याल रखना है। मैंने स्टार्ट में बताया कि आप जिस इक्विपमेंट को इंसुलेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिसको आप इंसुलेट कर रहे हैं उसकी इंसुलेशन आप को इतनी महंगी पड़ रही है कि वो उस इक्विपमेंट से भी यानी महंगी है। यानी फॉर एग्जांपल आप जो जिस घर की सिक्योरिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सिक्योरिटी सिस्टम आप लोगों ने लगाया है या जो आप सिक्योरिटी टीम आप लोगों ने रखी है वो उस घर की मालियत से भी महंगी है। तो हर कोई यानी ये हंसेगा कि ये आपने क्या किया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल इसकी हो सकती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन यूज, ये आप लोगों ने देखना होगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस टू बी इंस्टॉल्ड एट सेंसिटिव पॉइंट्स, ये आप लोगों ने देखना होगा। कॉस्ट ऑफ द फेलियर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग लॉस एंड रिपेयर्स, ठीक है। अगर फेल हो जाए, इंसुलेशन फेल हो जाए तो फिर जो है रिपेयर पे कितना खर्चा आएगा, तो वो सर आप लोगों ने वो देखना होगा, ठीक है। अच्छा, नेसेसिटी ऑफ इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्यों ज़रूरी है।
why we need insulation coordination. Okay. So to ensure reliability and continuity to the utility concern, ठीक है, रिलायबिलिटी पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी चाहते हैं या जिस इक्विपमेंट की जो है आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो उसकी जो है लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ फेलियर ऑफ लाइंस एंड सबस्टेशंस ड्यू टू ओवर वोल्टेज की वजह से जो सबस्टेशन की जो लाइंस हैं या बाकी इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो फेलियर होती है, बार बार आप ट्रांसफार्मर को चेंज कर रहे हैं या और जो है इक्विपमेंट्स हैं उनको आप चेंज कर रहे हैं, तो उनकी फेलियर को मिनिमाइज करने के लिए जो है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन की जाती है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस, ठीक है। तो डिज़ाइन या इंस्टॉलेशन ऑपरेशन है इनके अपने अपने कॉस्ट होते हैं, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन किया जाता है, ठीक है। टू मेंटेन द फ्लैश ओवर should be minimum for insulators so that the system disturbance are less, ठीक है। सिस्टम डिस्टर्बेंस को लेस रखने के लिए आपने मिनिमम इंसुलेटर्स की सिलेक्शन करनी है। It occurs insulation problem. It occurs due to the following: determination of line insulation, selection of basic impulse insulation level, ठीक है, ABIL आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन में, BIL, ठीक है। तो हर हर इक्विपमेंट की अपनी एक BIL लेवल होगी, सही है, बेसिक इम्पल्स इंसुलेशन लेवल, ठीक है, एंड इंसुलेशन ऑफ अदर इक्विपमेंट, सिलेक्शन ऑफ लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, लाइटिंग विथ इम्पल्स withstand level और BIL, ठीक है, बेसिक इम्पल्स, हाँ, वो बेसिक इम्पल्स इंसुलेशन लेवल BIL, ठीक है। बेसिक इम्पल्स लेवल BIL is established for each nominal voltage for different equipment. Various equipment should have their BIL value above the system protection level using lighting arrested by a suitable margin, ठीक है। तो यानी अगर 400 से कम है तो उसकी BIL जो है वो अलग होगी, अगर 400 केवी से ज़्यादा है कोई इक्विपमेंट, ठीक है, तो वो उसके लिए अलग होगी। तो if BIL is chosen correctly for voltage less than 400 kV, if the BIL is chosen correctly, the equipment will have an adequate switching surge level. For voltage greater than 400, switching surge magnitude are higher than the lightning over voltage, then certain conditions to be adopted. सही। Ideal requirement for the protective devices. So it should not usually flash over for power frequency over voltages, ठीक है। जो पावर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज हैं ये उस पर फ्लैश ओवर नहीं होता, ठीक है। तो यानी कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस की आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है कि अच्छा प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन सा हो जो कि पावर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे फ्लैश ओवर ना करे, ठीक है ना। The bold time characteristic of the device must be lie below the withstand voltage of insulation, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हर इंसुलेटर की अपनी एक विथस्टैंड वोल्टेज लेवल होती है, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है उसका अपना एक वोल्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा, तो वो जो वोल्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ठीक है, वो इसके विथस्टैंड वोल्टेज लेवल से कम हो। ये भी हम इस ग्राफ में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी ये जो ए है, ठीक है, दिस इज द ट्रांसफार्मर, ठीक है, और जो डी है ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है, सर्ज डाइवर्टर डी, ठीक है। तो ए देखिए उसका कर्व ऊपर है और बी जो है उसका नीचे है, तो ये आइडियली यही होना चाहिए, ठीक है। तो जो डिवाइस है उसका मस्ट बी लाई बिलो द विथस्टैंड वोल्टेज ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग हाई एनर्जी कंटेन इन सर्जेस एंड रिकवर इंसुलेशन स्ट्रेंथ क्विकली, ठीक है। यानी जो आपको पता है अगर
हाई वोल्टेज हिट करती है तो उसका इंसुलेशन जो है वो यानी वीक हो जाता है। तो इट मस्ट रिकवर इट्स इंसुलेशन स्ट्रेंथ। अच्छा, जो सॉलिड्स हैं इसमें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड्स हैं वो तो फ्लूइड्स होती नहीं है, वो तो मूव नहीं होती। तो जो यानी पॉइंट सॉलिड इंसुलेटर का हिट हुआ, सही है, तो वहाँ पे एक हॉट स्पॉट बन जाएगा, ठीक है, और वहाँ से एक इस तरह ट्रिंग इफेक्ट या ट्रैकिंग इफेक्ट भी हो सकती है। तो वहाँ से इंसुलेशन पूरी इंसुलेटर की एक जो है यानी आप ये कह सकते हैं कि उसका फॉल डाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो सॉलिड इंसुलेटर्स हैं इसमें ये कमाल है कि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो लिक्विड से ज़्यादा है और लिक्विड की गैसेस से ज़्यादा है। तो मगर ये इसमें प्रॉब्लम है कि कोई पॉइंट अगर हाई वोल्टेज की वजह से डैमेज हो गया तो अब वो रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाँ, अलबत्ता जो लिक्विड्स हैं या जो गैसेस हैं, जो फ्लूइड्स हैं, इसमें ये है कि अगर कोई यानी अगर ऑयल सर्किट ब्रेकर की हम एग्जांपल ले लें कि कंटेक्ट्स जो है वो सर्किट ब्रेकर के ओपन हो रहे हैं, तो जाहिर बात है आर्क प्रोड्यूस होगा। आर्क जो है उसको क्वेंच करने के लिए ऑयल यूज़ कर रहे हैं। वो ऑयल जब इसको क्वेंच करेगा तो उस ऑयल की जो डायरेक्ट स्ट्रेंथ है वो जाहिर बात है वीक हो जाएगी, ठीक है। इस पे हमने एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी मैंने आप लोगों को चला के दी थी। सो मगर ये कमाल है कि वो जो है ये वीक ऑयल, जो वीक डायरेक्ट स्ट्रेंथ वाला ऑयल है वो कहीं और जगह चला जाता है, and this weak particles of the oil are replaced by the fresh particles having the high dielectric strength. So by this way, we can say that the insulation strength of the oil is recovered. Similar is the case in the gaseous dielectrics. Okay, but unfortunately in solid, there is no such motion of the particles. So the recovery of the insulation strength in solid is not possible. The only way is to replace it. Okay, it should जो अगली प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोटेक्टिव डिवाइस की, ठीक है, इट शुड नॉट अलाउ पावर फ्रीक्वेंसी फॉलो ऑन करंट टू फ्लो। सही। द जो पावर फ्रीक्वेंसी है उसका टेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो उसको विथस्टैंड कर सके, ठीक है। जो वोल्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? The proper insulation coordination would ensure that the volt time characteristic of the equipment इन जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं will lie above the volt time characteristic of the protective devices। ये जिसके जरिए आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, और जिस चीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो है इक्विपमेंट, आपका पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि जो ए है दिस इज द ट्रांसफार्मर वेयर डी इज द सर्ज डाइवर्टर। सो the volt time characteristic of the transformer must lie above the volt time characteristic of the protective device, ठीक है। केस टू केसेस आप हम पढ़ेंगे। एज्यूमिंग द सर्ज वोल्टेज राइज शोन इन कर्व वन, ठीक है। जो कर्व वन है, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, ठीक है। तो ये जो है यानी क्या है, एक क्रिटिकल जो है वो यानी सर्च अकर हुआ है इम्पल्स, ठीक है। तो अब क्या होगा? द रेट ऑफ राइज ऑफ सर्च इज लेस देन द क्रिटिकल स्लोप। अच्छा, ये क्रिटिकल स्लोप है। तो वन केस में जो स्लोप है वो वन से कम है और टू का वन एक्स से वो ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द बॉर्डर लाइन, दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, सही। So the rate of rise of surge in case 1 is less than the critical slope curve X. The rod gap flashes and protect the transformer insulation, ठीक है। जो C कर्व है, ये सी बी एंड सी, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे इस केस में, ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे इस ट्रांसफार्मर को, ठीक है।
now case 2, assuming the surge voltage rise is shown in curve 2. ये देखिए curve 2 में the rate of rise of surge is greater than the critical slope curve x. So the rod gap cannot protect the transformer and only surge arrestor can protect the transformer. ठीक है, तो ये जो है यानी जो सर्ज अरेस्टर्स हैं ये सिर्फ प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। भाई अगर एक नहीं कर पाए तो दूसरा उसको इंसुलेट कर पाएगा। सही, अब हम लाइन इंसुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। द इंसुलेशन ऑफ द लाइन इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ लाइटनिंग एंड स्विचिंग सर्जेस एंड पावर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके ऊपर हमने एक दूसरी लाइन बिछाई हुई होती है, वो इस पर्पस के लिए कि लाइटनिंग इसको पहले हिट करे। सही, बजाय इसकी कि वो ट्रांसमिशन लाइन को हिट करे, और ट्रांसमिशन लाइन तो आपको पता है फ्लो का काम देगी, तो जो सर्जिंग स्विचिंग सर्जिस हैं या लाइटनिंग वो हैं सर्जिस हैं, वो उस ट्रांसमिशन के थ्रू फ्लो हो जाएंगी, और जिधर जिधर वो सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं जैसी इक्विपमेंट को, वो उधर तक भी पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो लाइन इटसेल्फ तो उसको तो कोई डैमेज नहीं है, मगर जो लाइन सप्लाई कैरियर के तौर पे काम कर रही है, जिधर जिधर वो सप्लाई जा रही है, तो उनको जो है उन इक्विपमेंट्स को वो डैमेज कर देगी जिसको वो सेफ सप्लाई देने वाली थी। ठीक है, द लाइन इंसुलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू prevent a flashover due to power frequency and switching surges, and also considering rain, dust और इंसुलेटर पॉल्यूशन फैक्टर। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने कंसिडर करना होगा, रेन को, डस्ट को, या इंसुलेशन पॉल्यूशन फैक्टर को। सही है, सम टाइम क्योंकि इंसुलेशन जो पॉल्यूशन है इसकी वजह से भी इंसुलेशन की जो डिट्रिएशन होती है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इंसुलेशन पॉल्यूशन में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, केमिकल इम्पैक्ट्स हैं, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो सकती है। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या जो एसिड रेन है वो भी इंसुलेटर की इंसुलेशन स्ट्रेंथ को कमजोर कर सकता है। डस्ट है वो या जो है, जो अगर पोर्स हैं तो उसमें जाके नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो इसलिए इन फैक्टर्स को भी आपने इंसुलेशन की सिलेक्शन में कंसिडर करना होगा। समटाइम वन और टू डिस्क इन द स्ट्रिंग इंसुलेटर में बी डिफेक्टिव, ये भी हो सकता है। इस चीज़ का भी आप, यानी आपको नज़र आ रहा है कि 11 डिस्क लगे हैं, जबकि उनमें से दो अगर लगे भी हैं तो वो इंसुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, सो डिफेक्टिव डिस्क को भी कंसिडर करना होगा। डिफेक्टिव डिस्क में अमूमन क्रैक्स आती हैं या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से, या जो है यानी बहुत ज़्यादा लाइफ उनका गुजरा हुआ होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि उनमें क्रैक्स आई हुई होती हैं। अब वो क्रैक्स जो हैं उसमें रेन अगर होता है तो वो पार्टी ड्रॉपलेट्स उसको एब्जॉर्ब करके वो इंसुलेशन को और भी कमज़ोर कर देती है। ठीक है, और कोरोना लॉसेस जो हैं वो भी इसकी वजह से हो सकती हैं। ठीक है, सो इस वजह से हमने ये भी कोरोना में पढ़ा था कि कोरोना लॉसेस जो फाउल वेदर कंडीशन है उसमें एक्रेंस उसकी ज़्यादा होती है, यानी उसमें जो डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू फेयर वेदर कंडीशन के। सही, so lines up to 220 kV one extra disk must be provided, and for up to 400 kV two extra disks must be provided। ठीक है, ये एक यानी सेफ साइड के लिए इस तरह आप लोगों ने करना होगा। अगर डिफेक्टिव नहीं भी है तो आप ये कंसिडर करेंगे कि ये डिफेक्टिव हो सकते हैं। सही है, the line insulation is not directly related to the insulation level of the station equipment। ठीक है ना, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है। सही है, मैंने आपको बताया था इक्विपमेंट है उनकी इंसुलेशन लेवल कुछ और हो सकती है, लाइन इंसुलेशन लेवल कुछ और हो सकती है। ठीक है, but the impulse flashover of the line insulator determines the highest surge voltage that can travel into the substation from a distance। ठीक है, अलबत्ता ये है कि जो लाइन है वो आपको जो है उसकी इंसुलेशन आपको ये बता सकती है कि ये कितने
इम्पल्स फ्लैश ओवर को विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है ना, और कितने डिस्टेंस से वो जो है जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो जो है आपको यानी इतना सेफ होगा, सही। ओवरहेड गार्ड्स वायर, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर पतली सी एक वायर गई होती है उसको गार्ड वायर कहते हैं, ठीक है। गार्ड आपको पता है, सेफ गार्ड इस तरह गार्डिंग, ठीक है। तो चूंकि वो वायर होती है और एक गार्ड के तौर पे इस्तेमाल होती है और वो इन ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर होती है, इस वजह से इसका नाम ओवरहेड गार्ड वायर नाम दिया है, OHGW आर यूज टू प्रोटेक्ट द लाइन एंड शुड बी केप्ट एट प्रॉपर डिस्टेंस अबव सेकेंडरी लाइन कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, सर्च अरेस्टर्स SA, इसकी जो सिलेक्शन है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज, तो इनकी इनमें जो है लाइटिंग अरेस्टर की जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है द रेट ऑफ राइज वोल्टेज और ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक, सही। तो द फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेस्टर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, सिलिकॉन कार्बाइड अरेस्टर्स विद स्पार्क गैप, ठीक है। इन्हीं जो स्पार्क गैप होती है वो इस तरह होती है कि आप ये दें, ठीक है, एक आप सर्कल इस तरह वो कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसमें गैप छोड़ दें और फिर दूसरा आप कर दें, ठीक है। तो ये जो है यानी स्पार्क गैप, तो ये लाइटनिंग, ये पूरे एक लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, ठीक है। ये हाई रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड अरेस्टर विद करंट लिमिटिंग गैप, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है यानी आप कोई करंट लिमिटिंग डिवाइस आप लगा सकते हो, रेजिस्टर वगैरह। और जिंक ऑक्साइड और गैपलेस मेटल ऑक्साइड अरेस्टर, ठीक है, इसमें गैप नहीं होता, तो ये इंसुलेटर अरेस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ ZNO जिंक ऑक्साइड अरेस्टर फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम। सिंपल इन कंसिडरेशन, एक फ़ायदा तो ये है कि सिंपल है, फ्लैट HVI कैरेक्टरिस्टिक कर्व और वाइड करंट रेंज, ठीक है, फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक आपको देती, ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होती। The absence of a spark gap that produces steep voltage gradients when sparking occurs, ठीक है। The absence of a spark gap, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पार्क गैप नहीं होती मैंने आपको बताया कि ये गैपलेस होती हैं, ठीक है। सो दैट प्रोड्यूसेस स्टीप वोल्टेज ग्रेडियंट्स व्हेन स्पार्किंग अकर, ठीक है। तो जो स्पार्किंग अकर होती है, ठीक है, तो ये एक स्टीप वोल्टेज प्रोड्यूस करती हैं जो कि क्या करती हैं, वो जल्दी ग्राउंड हो जाती हैं, सही। लाइट वो जल्दी ग्राउंड हो जाती है, ठीक है। स्टीप यानी बिल्कुल एकदम जो डाउन होना है उसको हम स्टीप कहते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पावर फ्रिक्वेंसी करंट और पावर लॉस इज हाई। ये तो जो है पावर लॉस ज़्यादा होता है और कंटिन्यूस पावर करंट फ्रिक्वेंसी इसमें क्योंकि इसमें गैप नहीं होता, ठीक है ना। जब गैप नहीं होता तो जाहिर बात है वो, नहीं आप ये कहते हैं कि कंटिन्यूसली अर्थ के साथ कनेक्ट होती है तो पावर लॉस होता है उसको। अगर गैप होगा तो नॉर्मल कंडीशन में तो करंट फ्लो नहीं होता। अगर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जो कि इसको भी यानी इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको भी वो क्रॉस कर सके तो फिर वो करता है, तो गैप वाले इसलिए अच्छे होते हैं जो जिसमें पावर लॉस नहीं होता और कंटिन्यूस करंट फ्लो उसमें नहीं होता, सही। लोकेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, तो location lighting arresters should be installed on the transformer terminal considering the following factors: shielding against the direct stroke, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रोक से आपने इसको शील्ड करना है। BIL ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, आपने ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की BIL को देख के लाइटिंग अरेस्टर लगाना है, ठीक है। बेसिक इंसुलेशन लेवल, ठीक है, बेसिक इंसुलेशन ऑफ द लेवल ऑफ द सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर अंदर सबस्टेशन, चूँकि जो लाइटिंग अरेस्टर होता है वो तो पूरे सबस्टेशन के लिए होता है, तो आपने ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की BIL को भी देखना है, आइसोलेटर की BIL को भी
और इक्विपमेंट और सब्सटेशन के बाकी इक्विपमेंट जो है इनकी BIL को भी देखना है। सही है। रेजिडुअल डिस्चार्ज वोल्टेज ऑफ लाइटिंग अरेस्टर, इसको भी यानी कोई ये ना हो कि रेजिडुअल डिस्चार्ज उसमें हो, यानी पहले से या जो है यानी जब वो फ्लो करे तो रेजिडुअल डिस्चार्ज वोल्टेज कहीं पैदा ना हो या नेक्स्ट टाइम के लिए प्रोड्यूस ना हो। सही। नंबर ऑफ लाइंस इंटरिंग इनटू द सबस्टेशन, इनको भी मद्देनजर रखना होगा कि कितने लाइंस जो है वो आ रही हैं सबस्टेशन को। अगर ज़्यादा लाइंस आ रही है तो फिर लाइटिंग अरेस्टर ज़्यादा लगाने होंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ पुअर हेडलाइंस, ये भी देखना होगा। ठीक है। और किस तरह है लेआउट ऑफ सबस्टेशन, ठीक है, सबस्टेशन का जो लेआउट है उसका जो नक्शा है वो भी आप लोगों ने देखना होगा। सही है। Equipment, insulation level and insulation concentration of substation. The component of the substation are transformer, circuit breaker, isolator, instrument transformer. Instrument transformer में CTPT आते हैं। ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर अलग होते हैं और CTPT ट्रांसफार्मर अलग होते हैं। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ सबस्टेशन इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ लोकेशन ऑफ द सर्ज अरेस्टर टू बी डिसाइडेड टू मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट। आपने इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन इस तरह करनी है कि जो लाइटिंग अरेस्टर की जो लोकेशन है वो इस तरह हो कि ओवरऑल कॉस्ट कम से कम आ जाए। ठीक है, ताकि कम से कम लाइटिंग अरेस्टर लग सके। टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर इन हाई वोल्टेज सबस्टेशन, the arrestor must be provided between transformer and circuit breaker। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर के बीच जो लाइट अरेस्टर का होना जरूरी है ताकि ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है। the protection level or the protective level of substation insulation depend on the station location, the protect the protection of lighting arrestor, the line shielding used। ठीक है। So what we have concluded here came to know about how the insulation level can be chosen such that find withstanding capability। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि हम इंसुलेशन लेवल इन कोऑर्डिनेशन क्या होती है, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी होती है, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक है, उसमें कॉस्ट कंसंट्रेशन, कौन कौन सी कंसंट्रेशन आप देखेंगे, कॉस्ट की भी देखेंगे। ठीक है, और इसी तरह जो वोल्टेज टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसका भी आप लोगों ने देखना होगा। ठीक है, दो केसेस हमने पढ़ी फिर कि एक में जो है यानी जो सर्जेस हैं वो क्रिटिकल कर्व से बिलो हैं और एक क्रिटिकल से ज़्यादा है। इन दोनों केसेस में क्या हुआ था, और दूसरा ये है कि हमने जो ओवरहेड गार्ड वायर्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। डिफेक्टिव इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा कि अगर डिफेक्टिव इंसुलेटर्स हैं तो किस तरह इसको यानी प्रोटेक्ट करना होगा। सही है। और यानी आपने ज़्यादा वो लगाने होंगे। ठीक है, कि ज़्यादा वो लग जाए। ठीक है, और इसके अलावा हमने लाइटिंग अरेस्टर और उसके मटेरियल के बारे में पढ़ा कि लाइटिंग अरेस्टर कौन कौन से मटेरियल के होते हैं, गैपलेस भी होते हैं और गैप वाले भी होते हैं, और इन दोनों की कंपैरिजन भी पड़ी कि कौन से वाले अच्छे हैं कौन से वाले अच्छे नहीं हैं। ठीक है, और फिर लोकेशन ऑफ द लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, कि इसमें लोकेशन किधर होनी चाहिए। सही। तो ये था पूरा इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के बारे में। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Okay, no question. Then